Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel. Today we are going to start fourth unit of class 11th physics, that is motion in a plane. Previous unit was motion in a straight line. Today's lecture topics are scalar vector quantities, position vector, displacement vector, types of vector and especially unit vector. इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि आपका क्लास 12 का थोड़ा बेस बनने जाने वाला है, ठीक है. इन लास्ट टॉपिक विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स. तो अच्छे से वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. एक और रिक्वेस्ट कि अगर आपने थर्ड यूनिट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टडी नहीं किया तो पहले जाके उनको स्टडी कर लो, क्योंकि अगर वो यूनिट आपका क्लियर होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो ये यूनिट आपके लिए एकदम सिंपल बन जाएगी. खाली वेक्टर फॉर्म आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है. खाली वेक्टर फॉर्म आप लर्न करोगे, ये यूनिट एकदम आपके लिए सिंपल बनने वाली है. तो प्लीज़ अगर आपका थर्ड यूनिट अभी भी बाकी है तो थर्ड यूनिट जाके आप एक बार लर्न कर लो. ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरी. ओके, हेलो एवरीवन, आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन. तो देखो, आप सबको पता है कि आपकी जो थर्ड यूनिट थी, थर्ड यूनिट क्लास 11th फिजिक्स, तो थर्ड यूनिट क्या था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस वाज योर थर्ड यूनिट ना. और वहाँ पे मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो यूनिट है वो प्लेन के बारे में, ठीक है. तो दोनों का ना सिंपल सा डिफरेंस मैं दिखा देता हूँ आपको कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कब बोलोगे और मोशन इन अ प्लेन कब बोलोगे, ठीक है. तो मानो कि यहाँ पे मैं आपकी कोऑर्डिनेट कंसीडर करूँ. देखो, ये एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यस और नो. तो मानो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे अपनी मोशन कंटिन्यू करे, ठीक है, तो एट ए टाइम देखो इनकी कौन सी कोऑर्डिनेट चेंज होगी? एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगी. उनकी बाकी डायरेक्शन की जो कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी वहाँ पे. लाइक मैं यहाँ पे बोलूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इनकी कोऑर्डिनेट क्या बनेगी? देखो x1 0, यस और नो. अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम के बाद, ये आपका व्हीकल जो भी कंसिडर करो, मानो कि थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे, तो इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 0, यस और नो, हाँ कि ना. तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना. तो ये कौन है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है. ये कौन है? आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है. क्लियर? आपको समझ में आ कि नहीं? क्लियर. अगर मानो कि y की डायरेक्शन में किसी की मोशन हो रही है तो उनकी कौन सी कोऑर्डिनेट चेंज होगी? खाली y कोऑर्डिनेट चेंज होगी. उनकी x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगी, ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट z की डायरेक्शन में जा रहा है तो उनका z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यस और नो. तो जब भी आपकी एक कोऑर्डिनेट चेंज होती है मोशन के साथ, तो वो कौन सी मोशन है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है. तो आप बोलोगे कि सर मोशन इन अ प्लेन के अंदर क्या होगा? देखो यहाँ पे, तो मानो कि अगर मैं यहाँ पे आपकी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ, 2 डायमेंशन में देख रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मानो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे P पॉइंट पे. अब देखो, आप बोलोगे कि सर इनका कोऑर्डिनेट में निकालूँ, तो देखो यहाँ पे मानो कि ये x1 और ये कितना y1, तो इनका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? x1 y1, यस और नो, है ना. इनकी कोऑर्डिनेट होगी x1 y1, यस और नो. फिर मानो कि थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम इंटरवल, दिस ऑब्जेक्ट इज मूव टू पॉइंट Q. ये कहाँ पे मूव कर रहा है? पॉइंट Q पे. Now what will be the coordinate on a point Q? Like this will be y2 and this is x2. So this coordinate, this point coordinate will be x2 y2, yes or no? हाँ कि ना. इनका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा, इनका क्या होगा? x1 y1 होगा. क्लियर. तो आप देखो इनका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, यस और नो. x1 से x2 बन गया. y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? y1 से क्या बन गया? y2 बन गया. तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रही कि नहीं? तो ये कौन है? मोशन इन अ प्लेन, ठीक है. हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि आपकी थर्ड कोऑर्डिनेट भी चेंज करे, ठीक है. थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सी? जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगी, तो वो 3 डायमेंशन में होगी, ये 2 डायमेंशन में होगी. लेकिन हाँ, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन दोनों आपकी कौन सी बनेगी? मोशन इन अ प्लेन. क्लियर? इतना आपको
Yes or no? What is difference between motion and a straight line and a motion in a plane? क्लियर ना? आई होप सबको इतना क्लियर है, और आपको अच्छे से इनको प्रैक्टिस करके रखना है, लर्न करके रखना है, फंडा क्लियर रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको बोले कि कोई मुझे एग्जांपल दो मोशन इन अ 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलोगे? देखो, अगर आपकी घर की एक दीवार है, ठीक है, ये देखो, मानो कि ये दीवार है आपकी, ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये आपकी कौन सी है? वाई, और ये आपकी जेड, और आपकी जो दीवार है ना वो कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन के अंदर। मतलब देखो, ये यहाँ पे आपकी दीवार है, यस और नो? ये घर की दीवार है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये घर की दीवार, ये घर की दीवार कौन से प्लेन के अंदर है भाई साहब? एक्स वाई प्लेन के अंदर। कौन से प्लेन के अंदर है? एक्स वाई प्लेन के अंदर, है ना। चलो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मानो कि कोई इंसेक्ट है, वो ऐसे यहाँ पे चढ़ के जा रहा है, ठीक है। देखो, ये कौन से प्लेन में मोशन कर रहा है? एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी? मोशन इन अ प्लेन होगी। ये क्या होगी? मोशन इन अ प्लेन होगी। यस और नो? क्लियर? अब देखो कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है, अगर मानो कि आपकी दीवार के कोने से आप कोई बॉल को थ्रो करो, तो वो 3 डायमेंशन होगा, क्योंकि वो जेड के रेफरेंस में भी अपना पोजीशन चेंज करेगा। ये कौन से प्लेन में होगी? एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ये देखो 2 डायमेंशन है। अगर आप दीवार के साथ ऐसे चलो, ठीक है, बॉल को यहाँ से ऐसे रोल करो, तो ये 1 डायमेंशन होगा, सीधी लाइन में। हाँ, ये वाले प्लेन में जाएगा तो फिर से एक्स जेड प्लेन के अंदर मोशन बन जाएगी। अगर यहाँ पे करोगे तो वो वाई जेड मोशन बन जाएगी, ठीक है, वाई जेड प्लेन के अंदर मोशन बनेगी। यस और नो? और यहाँ से बीच में से ऐसे फेंकोगे, ठीक है, तो वो 3 डायमेंशन मोशन बनेगी। क्लियर इतना आप सबको? यस और नो? चलो, तो आपका जो फंडा है ना, वो सिंपल मैं बोल दूँ यहाँ पे कि दोनों यूनिट में डिफरेंस कितना है। कि यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी स्टडी किया था ना, वो स्केलर फॉर्म के अंदर स्टडी किया था। आपकी वेलोसिटी हो, आपके एक्सेलरेशन हो, ठीक है, फिर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी हो, तो आपकी जो मोशन इन प्लेन है उनके अंदर हमें उनको वेक्टर फॉर्म में स्टडी करना है। बस इतना डिफरेंस है, और थोड़ा नया पोर्शन ऐड होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन याद रखना कि स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी आपका फंडा था, उनको थोड़ा हमें और आगे डिटेल में लेना है फॉर द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो योर फंडामेंटल फॉर द 4th यूनिट विल बी 3rd यूनिट। तो अगर आपका 3rd यूनिट अभी क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर करो, ठीक है, फिर 4th यूनिट स्टार्ट करो, मज़ा आएगा। और चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी पॉइंट टू पॉइंट। चलो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग फ्रॉम 4th यूनिट, बेसिक, वेरी बेसिक, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि व्हाट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायरेक्शनल मोशन, ठीक है, क्लियर। और आपकी यहाँ पे देखो, हम जाते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। शायद आप सबको पता होगा कि स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट विच आर द स्केलर क्वांटिटीज़, विच आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, और आपकी जो वेक्टर है उनकी नीड्स, मतलब कि आपको ज़रूरत क्यों रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच ओनली मैग्नीट्यूड, याद रखना, खाली उनके पास फक्त क्या रहेगा? उनके पास मैग्नीट्यूड। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़ like mass, volume, density, time, speed, temperature, electric current। तो ये सारी आपकी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब खुद क्वेश्चन करके देख लो कि वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती है, ठीक है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये सारी आपकी जो क्वांटिटीज़ है वो कौन सी क्वांटिटीज़ बनेगी? स्केलर क्वांटिटीज़। फिर देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए, तो जिसको दोनों रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उनको आप क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो वो आपकी क्या बनेगी? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ओबे दिस लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, उनके लिए वेक्टर एडिशन लॉज फॉलो करेंगे और आगे हमें स्टडी भी करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। और मैं देखो दूसरी बात बोलूँ कि आपका ये जो मोशन इन अ प्लेन है ना, उनके अंदर स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ना वेक्टर, दैट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। और ये जो पोर्शन है वो आपका 12th के अंदर भी यूज़ होने वाला है कि वहाँ पे डायरेक्ट आप यूज़ करोगे तो बेटर है अच्छे से इनको एकदम पकड़ से इनको प्रिपेयर करो, ठीक है, कि जैसे आपको कोई भी इनके रिलेटेड क्वेश्चन हो आप आराम से इनको समझ पाओ और सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी। आपने स्टडी किया था वेलोसिटी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने थर्ड यूनिट में बोला था कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यस और नो, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दोनों मोमेंटम आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो, क्लियर। तो इनको वेक्टर एडिशन से आप ऐड कर सकते हो, क्लियर। तो वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। तो ये दोनों क्लियर ना, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर आप निकाल सकते हैं ना। फिर भी मैं आपको खाली जस्ट फोटो दिखा देता हूँ। दिस इज डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देख लो एक बार ध्यान से, पहले आपने जो डेफिनेशन दिया उनसे रिलेटेड है। यस और नो। फिर देखो नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आपने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको आप रिप्रेजेंट करोगे कि नहीं? यस और नो। तो देखो अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ओवर इट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ना सिंपल बोलूँ कि आपको फोर्स का सिंबल पता है ना, कि फोर्स को आप ऐसे लिखते हो ना एफ। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स के अंदर अगर खाली एफ लिखूँ तो ये इनका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन देखो एफ के ऊपर ऐसे एरो लगा दूँ, एफ के ऊपर ऐसे एरो लगा दूँ तो वो क्या बनेगा? वेक्टर फॉर्म। वो क्या बन जाएगा? उनका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है ना उनको आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करोगे जिसके आगे एक एरो होगा। देखो यहाँ पे बोला है ना स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड ओवर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है उसको आप क्या बोलोगे? हेड। और ये जो पोर्शन है वो क्या बनेगी? आपकी टेल। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करेगा और ये आपको एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एरो होगा, एरो की जो लेंथ है यहाँ पे, ये एरो की जितनी लेंथ होगी, देखो ये लाइन की जितनी भी, स्ट्रेट लाइन की जितनी भी लेंथ होगी वो आपको क्या देगा? मैग्नीट्यूड। वो आपको क्या देगा? मैग्नीट्यूड। समझ में आ कि नहीं? ये लाइन की लेंथ आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड। और ये जो आपका एरो होगा वो आपको क्या देगा? डायरेक्शन। वो आपको क्या देगा? डायरेक्शन देगा। क्लियर, इतना क्लियर रखना कि वेक्टर के अंदर आपकी जो टेल होगी, ठीक है, वो स्टार्टिंग है, हेड आपका एंडिंग है। ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी? उनकी मैग्नीट्यूड होगी। और एरो जो होगी वो उनकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। यस और नो, क्लियर। तो ये प्रैक्टिस कर लो इतना, इसमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है। फिर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा आपको एक एग्जांपल के साथ कि मानो कि बॉडी हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में, एंड इफ़ 1 सेंटीमीटर इज चूजन टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको बोला ना कि लेंथ क्या देगी? मैग्नीट्यूड। तो आपने 1 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर पर आवर लिया, तो यहाँ पे तो कितना है? 20, मतलब डबल करोगे। देखो ये 1 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, अनदर 1 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, टोटल कितना बनेगा? 20। और ये एरो कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया स्केलर वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अब देखो दूसरी बात कि मैं आपको बोलूँ, अब कोई भी रेफरेंस बुक, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बोला था कि NCERT इज़ अ वेरी पुअर बुक, काफ़ी बकवास बुक है। क्यों? क्योंकि देखो आप पूरी NCERT देखो क्लास 11 12,
तो वहाँ पे ना वेक्टर क्वांटिटी को ना ऐसे बोल्ड करके दिखा है, ठीक है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड करके लिखा होगा। तो मतलब अभी आप देखोगे ना, बुक खोल के देखना आप एक बार, कि जहाँ पे भी आपको बोल्ड लेटर दिखे ना, मतलब दैट क्वांटिटीज इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो सेकंड, कि अगर बाकी कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक, रेफरेंस बुक, तो उसके ऊपर ना ऐसे एरो करके दिया है सिंबल के ऊपर। तो ये सिंबल का मतलब, सिंबल के ऊपर ये एरो का मतलब ही क्या होता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और आई होप कि आप सब यही फॉलो करोगे। मैंने आपको पहले बोल के रखा है कि एनसीईआरटी हमें फॉलो नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर इतना। चलो, सो मूविंग ऑन। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर भी बोला था कि मानो कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल टी टाइम पे विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन पोजीशन कोई एक्स है, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर सम टाइम x1 है। तो ये पोजीशन विथ रेफरेंस आपने यहाँ पे ऐसे दिखाया था ना कि ये, ठीक है, पोजीशन थी पहले, फिर ये वाली थी। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन रिप्रेजेंट करना इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर तो समझ में आ गया ना सबको कि वेक्टर क्या है, ठीक है। अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कि विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन। और ये याद रखना, क्लास 12th के अंदर काफ़ी इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप बार बार बोलोगे कि चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 चार्ज का कोई R2 होगा, Q3 का कोई R3 होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट को मैं ये P पॉइंट पे कंसीडर करूँ विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन, तो ये जो वेक्टर होगा O2P, वेक्टर जो होगा O2P, उसको आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। यस और नो, इतना क्लियर सबको? दैट विल बी योर पोजीशन वेक्टर, वेक्टर O2P, क्लियर। और देखो कि आपको पोजीशन वेक्टर से क्या क्या मिलेगा। तो एक तो ऑब्जेक्ट का और ओरिजिन का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मिल जाएगा बाय द पोजीशन वेक्टर, क्लियर, यस और नो। फिर आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो भी विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन मिलेगा बाय पोजीशन वेक्टर। तो देखो, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। और ये क्या मिलेगी आपको, डायरेक्शन मिलेगी। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, क्लियर। चलो, फिर समझ में आना कि कोई भी ऑब्जेक्ट बोलूँ कि मानो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपकी, देखो यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट Q कंसीडर करूँ, तो ये जो विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन जो वेक्टर रिप्रेजेंट होगा ना, ये इनका क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर। ये इनका क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर। समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो, क्लियर। ये आपकी क्या बनेगी, पोजीशन वेक्टर विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन, हाँ, ओनली विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन। चलो, फिर नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो मेरे लिए ना ये सब सिंपल है, क्योंकि आप सबको पता है कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी उनको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो वो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या देगा कि आपकी ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड इन विच डायरेक्शन, की कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों आपको कहाँ से मिलेगा, बाय द यूजिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यस और नो, क्लियर। तो इट इज़ vector which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। देखो यहाँ पे आप, ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, मानो कि इनिशियली टी टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियली, तो ये इनका देखो O2P इनका क्या बनेगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनेगा। फिर आफ्टर सम टाइम, मानो कि टाइम टी डैश, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे, पॉइंट Q पे, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे, पॉइंट Q पे, ठीक है। तो ये इनका पोजीशन वेक्टर बनेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, यस और नो,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट पी से क्यू पे गई कि नहीं, यस और नो। तो अगर एक वेक्टर में रिप्रेजेंट करूँ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, तो ये जो वेक्टर बनेगी दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो मैंने क्या बोला, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ सीधी लाइन से, ठीक है, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबको समझ में आ कि नहीं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखो वेक्टर पी क्यू क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यस और नो, क्लियर। तो ये आपकी क्या होगी, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनको याद रखना, ठीक है। और आगे जाके ना मैं एक हेड टू टेल मेथड में आपको एडिशन सिखाऊंगा, ठीक है। तो हेड के ऊपर टेल वाला वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या बोला कि इसके हेड के ऊपर इसकी टेल है, मतलब ये दोनों का एडिशन है और ये इनका रिजल्टेंट है। अभी नहीं समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सबको यस और नो, थंब दिखा दो। चलो नेक्स्ट। फिर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर हमें यहाँ पे देखने हैं, तो क्विकली उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। व्हेन टू वेक्टर्स आर in a same direction and of a same magnitude, then they are said to be equal vectors. तो look at here, vector A and B are of same magnitude. आपको कैसे पता चलेगा कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है? देखो दोनों की लेंथ इक्वल है, और मैंने आपको बोला था ना कि अगर दोनों लेंथ आपकी वेक्टर होगा, ये जो लेंथ है वो उनका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों की लेंथ सेम है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगी आपकी इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि आपकी कोई वेक्टर्स ए डैश एंड बी डैश में कंसीडर करूँ, अगर कोई वेक्टर ए डैश एंड बी डैश में यहाँ पे कंसीडर करो, देखो ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, क्लियर। तो आप उनकी लेंथ चेक करके बोल सकते हो कि सर इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इनकी सेम नहीं है, एक ए वाले डायरेक्शन में और एक उनसे क्रॉस में जा रहा है। यहाँ पे देखो ए वाली डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन वही है कि नहीं, ठीक है, पैरेलल है ना यहाँ पे दोनों, क्लियर। तो ये आपकी कौन सी वेक्टर होगी, इक्वल वेक्टर। लेकिन ए कौन सी होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इसको आप क्या बोलोगे, अनइक्वल वेक्टर्स। क्या बोलोगे उनको, अनइक्वल वेक्टर्स। फिर नेक्स्ट है आपका नेगेटिव वेक्टर। तो देखो यहाँ पे इनके आपको यहाँ पे इनका वेक्टर देख के पता चल जाएगा। देखो ये राइटवर्ड डायरेक्शन में और एग्जैक्ट उनसे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, हाँ, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट। और देखो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम, इनकी लेंथ और इनकी लेंथ सेम है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। द नेगेटिव वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ए इज इक्वल टू बी वेक्टर, लेकिन आगे माइनस, तो ये माइनस आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ये माइनस आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन, ठीक है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ए का नेगेटिव वेक्टर कौन है, बी, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि बी का नेगेटिव वेक्टर कौन है, ए, क्लियर। तो ये इनकी वेक्टर फॉर्म हुई। अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करूँ, तो आप सबको पता है कि मैग्नीट्यूड आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मॉडुलस के अंदर, ये याद रखना, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस के अंदर। तो वो क्या होगा, ये देखो ए, यस और नो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। इनको ऐसे भी लिखते हो आप, ए इज इक्वल टू बी। अगर ऊपर वेक्टर नहीं है मतलब वो कौन सा फॉर्म है उनका, स्केलर फॉर्म है, क्लियर सबको, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिट वेक्टर। देखो इनको काफ़ी याद रखना क्योंकि इनको बार बार हमें रिपीट करना, यूज़ करना है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा मतलब 1 होगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। कि कोई भी वेक्टर होगा उनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। मानो कि अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर है, वेक्टर ए वाली डायरेक्शन में, और इनका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, तो इनका जो यूनिट वेक्टर होगा उनका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर, यस और नो, यूनिट मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो आपकी जो यूनिट वेक्टर होगी तो उनको ना ऊपर ऐसे केप लगा के दिखाते हैं। देखो
ये आपका यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, ए कैप। अगर कोई वेक्टर ऐसे होगा कि मानो कि ये वेक्टर ए और मानो कि एक वेक्टर बी ऐसे, ठीक है, तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप, यस और नो। ऊपर आप कैप लगा दोगे, जैसे यहाँ पे ए वाला सिंबल है ना, स्ट्रेट लाइन और एरो, तो वैसे आप ए ऐसे लगा दोगे कैप, इनको कैप बोलोगे या तो कैसे रीड करोगे, हेट, बी हेट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर, क्लियर। अगर कोई बोले कि ये मानो कि ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर है, ये देखो ये कौन है, इनका पोजीशन वेक्टर आर, तो ये पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप होगा, यस और नो, क्लियर। आपको समझ में आना कि जो भी वेक्टर है उनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड वहाँ पे यूनिट होगा और डायरेक्शन सेम वेक्टर वाली रहेगी। तो देखो इनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर। अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये इनका क्या है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, उनको आप ऐसे भी लिखते हो, यस और नो, क्लियर। तो ये आपका वेक्टर डिवाइड बाई इट्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर। इनको यस और नो। और मैंने आपको बोला कि इनको क्या रीड करोगे, कैप रीड करोगे, या तो फिर आप क्या रीड कर सकते हो, हेड भी रीड कर सकते हो। फिर देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपकी जो x की डायरेक्शन होगी, आपकी यहाँ पे जो y की डायरेक्शन होगी और आपकी जो z की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो x y z तीनों अलग अलग डायरेक्शन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो x की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका i कैप, y के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा j कैप, z की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका k कैप, यस और नो। तो आई जे के तीन आपकी यूनिट वेक्टर होगी, एक्स की डायरेक्शन का आई कैप, वाई की डायरेक्शन का जे कैप और जेड की डायरेक्शन का क्या होगा आपका के कैप, यस और नो, क्लियर इतना आपको, हाँ कि ना। अगर मैं बोलूँ कि मानो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, देखो ए एक्स की डायरेक्शन है ना, ए वाई, और ए कौन है आपकी जेड, ये देखो एक्स। मानो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर ना ये वाली डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो अगर ये 10 न्यूटन फोर्स को मुझे विथ डायरेक्शन मेंशन करना है तो मैं कैसे करूँ, देखो F इज इक्वल टू 10 आई कैप न्यूटन। तो ये जो आई कैप है ना, यहाँ पे आपका ये जो आई कैप है वो मुझे डायरेक्शन देता है। देखो आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मतलब ये फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मानो कि यहाँ पे -10 आई कैप न्यूटन होगा तो इनको माइनस आई कैप में बोल सकता हूँ, यस और नो। तो माइनस मतलब उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा, आपने नेगेटिव वेक्टर में देखा था कि नहीं, तो ये वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप होगा, यस और नो, ठीक है। एक्चुअली आई कैप का ऑपोजिट वेक्टर है माइनस आई कैप, नेगेटिव वेक्टर, तो वो आपको क्या दिखाएगा, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन, यस और नो। सेम जे कैप एंड के कैप के लिए, यस और नो, क्लियर इतना। चलो तो ये आई कैप, ये जे कैप और एक कौन है आपका के कैप, क्लियर। तो इनके बेसिस पे मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ, तो आपको एकदम सिंपल से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो देखो तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए find unit vector in the direction of vector a is equal to I cap plus 4 j cap minus 2 k cap। तो ये आपका वेक्टर है, वेक्टर ए कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के। तो ये देखो ये वेक्टर और ये इनका मैग्नीट्यूड। अब देखो जिसको मैग्नीट्यूड नहीं निकालना आता वो देख लें यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, यहाँ पे कौन है आई के साथ 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कौन है प्लस 4 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस ही साइन रहेगा, ये -2 है ना, तो -2 स्क्वायर, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यस और नो। 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, so you will get under root of 21, so this will be magnitude of vector A। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, so यूनिट वेक्टर will be equal to vector divided by its magnitude। वेक्टर कितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, आई के प्लस 4 जे के माइनस 2 के कैप, तो ये वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो आपका वेक्टर होगा, देखो
ये जो आपका वेक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। और अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो इनका मैग्नीट्यूड भी आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो। मानो कि मुझे कोई बोले कि चलो ये आपका यूनिट वेक्टर है 1/√21 आई केप, मैं आपको जस्ट क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, -4 +4 ये -2 के केप, यस और नो। इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो क्या यूनिट मिलता है कि नहीं, चेक करो। तो ये क्या होगा, आई केप डिवाइड बाई √21 +4 डिवाइड बाई √21 जे केप -2 डिवाइड बाई √21 के केप, यस और नो। क्लियर, ये आपका वेक्टर बन गया ना, यूनिट वेक्टर। क्लियर, मैग्नीट्यूड मैंने आपको बोला था कि मैग्नीट्यूड में क्या होगा, तो देखो इनका स्क्वायर तो 1 डिवाइड बाय √21 स्क्वायर मतलब 21 प्लस इनका स्क्वायर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय √21 स्क्वायर। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाय 21 प्लस माइनस का प्लस होगा 4 डिवाइड बाय 21, इनका स्क्वायर 4 √21 स्क्वायर 21। So LCM will be 21. So this will be 21 divided by 21. So this will be √1. तो देखो ये हो गया ना आपका यूनिट वेक्टर प्रूव कि इनका मैग्नीट्यूड भी आपको कितना मिला, यूनिट मिला। फिर देखो सेम टू सेम वैसे ही एक और है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। अब देखो पैरेलल टू मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर x की डायरेक्शन का फोर्स है तो वो x के एक्सिस पे x के एक्सिस के ऊपर हो या तो उनसे पैरेलल हो, वो सेम रहेगा डायरेक्शन। 4i केप माइनस जे केप प्लस के केप, तो वेक्टर और ये इनका मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 है ना, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर √18, ये क्या होगा 9 × 2, सो √9 विल बी 3√2, यस और नो। चलो, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू B, clear, so B cap will be B vector divided by magnitude of B, so this will be 1/3√2 और ये आपका वेक्टर है। क्लियर, तो इनका भी आप वैसे मैग्नीट्यूड करके देखो 4/3√2 -1/3√2 -1/3√2, आपको फिर से मैग्नीट्यूड आपको कितना मिलेगा, 1। क्लियर, hence you will prove that the magnitude of this unit vector is 1। और वो तो आपने डेफिनेशन भी बोला था, यस और नो। क्लियर सबको। चलो फिर मूविंग ऑन, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा उसको आप क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर बोलोगे। ठीक है, क्लियर, और इनकी जो डायरेक्शन होगी ना आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। क्लियर, तो यहाँ पे देखो अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, दोनों का सब्ट्रैक्शन तो क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन वो देखो वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर गिवन है और सिंपल है, आप खाली एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। क्लियर, तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर करो तो आपको सेम वेक्टर मिला कि नहीं। क्लियर, फिर सेकंड, व्हेन a real number is multiplied by a zero vector we get a zero vector। देखो मानो कि लेमडा कोई आपकी रियल नंबर है और उसको मैं जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। फिर देखो कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड अ जीरो वेक्टर वी गेट अ जीरो वेक्टर। क्लियर, तो मानो कि जीरो के साथ देखो वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है आपका, ये यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ पे जीरो वेक्टर था और रियल नंबर थी। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर और ये जीरो, यहाँ पे ऊपर ऐसे वेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई वेक्टर को अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो आंसर क्या होगा आपका, जीरो वेक्टर होगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। फिर देखो अगर लेमडा एंड म्यू आपकी दो अलग अलग नॉन जीरो कोई रियल नंबर में कंसीडर करूँ, ठीक है, नॉन जीरो, देन दी रिलेशन क्या होगा आपका वेक्टर के साथ, तो आपका रिलेशन क्या होगा, लेमडा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। हाँ, लेकिन ये कब सही होगा
कि जब आपकी ए एंड बी कौन सी वेक्टर हो, जीरो वेक्टर हो तब। क्लियर समझ में आ कि नहीं? अगर ये जीरो वेक्टर होगी तो आपको पता है इनका आंसर क्या मिलेगा, आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। यस और नो? ठीक है, समझ में आ कि नहीं? ये क्लियर। लेमडा एंड म्यू आपकी क्या बनेगी, नॉन जीरो रियल नंबर बनेगी। क्लियर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से बनेंगे, जीरो वेक्टर बनेंगे। यस और नो? क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलॉन्ग अ पैरेलल लाइन आर कोल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। देखो वेक्टर ए की डायरेक्शन, वेक्टर बी की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ये एक दूसरे के कौन से वेक्टर बनते, कोलिनियर। कोलिनियर में एक सिंपल टर्म से मैं बोलो सेम लाइन। ठीक है, क्लियर। देखो ये पैरेलल वेक्टर है आपकी एक दूसरे से। क्लियर। देखो उनका फोर्स का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। क्लियर। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, मतलब कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। क्लियर। और उनको आप क्या बोलते हो, लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर। फिर देखो यहाँ पे ए वेक्टर ए की डायरेक्शन यहाँ पर राइटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ए वेक्टर बी की डायरेक्शन उनसे ऑपोजिट। हाँ, ऑपोजिट वेक्टर है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इनको अनलाइक और यू कैन से एंटी पैरेलल, अनलाइक और यू कैन से एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर। ये भी देखो इनके डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में, इनके डायरेक्शन कौन से, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर विल बी 180 डिग्री। यस और नो? ठीक है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स हैविंग अ एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, देन दे आर सेड टू बी अनलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर इतना? यस और नो? है ना? चलो फिर नेक्स्ट, ये सिंपल है, खाली एक ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, कि अगर मैं वेक्टर को कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाइड करूँ तो क्या होगा। ठीक है। सो व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर लेमडा, वी गेट अनदर वेक्टर लेमडा है। अब देखो सिंपल मैं बोलूँ तो लेमडा से मल्टीप्लाइड करोगे तो लेमडा टाइम से उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्लियर। समझ में आ कि नहीं यहाँ पे आपको, सिंपल टर्म से। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा इज लेमडा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो अभी मैंने बोला आपको। अब देखो इफ लेमडा इज पॉजिटिव, और ये देखो ये कौन है, आपकी वेक्टर ए, और मानो कि मैं इनको लेमडा से मल्टीप्लाइड करूँ, इफ लेमडा इज पॉजिटिव देन द डायरेक्शन ऑफ लेमडा ए, मतलब मल्टीप्लाइड करने के बाद की जो वेक्टर होगी वो इज सेम दैट ऑफ ए, मतलब हाँ मैग्नीट्यूड उनका चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। लेकिन अगर लेमडा, अगर आपका लेमडा कोई नेगेटिव नंबर होगा, अगर आपका लेमडा कोई नेगेटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन उनकी क्या बन जाएगी, ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड भले इंक्रीज हो लेकिन डायरेक्शन क्या बन जाएगी वहाँ पे, ऑपोजिट। क्लियर इतना? अब सबको समझ में आ कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, फिर आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करता रहूँगा, तो आप उनको रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। और देखो ये आपका मैंने बोला ना वेक्टर फॉर्म आपका बेस है। हाँ, क्लास 12th के लिए भी इनको हमें काफ़ी यूज़ करना है। वहाँ पे यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट होगी, क्रॉस प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप ध्यान देना। ओके, चलो मैं एंड अप कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये मेरी फेसबुक आईडी है, फेसबुक पेज है, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, चलो बाय, हैव अ गुड डे।